Hello guys, in this video we will discuss CSMA, Carrier Sense Multiple Access and its types. प्रीवियस वीडियो में एलोहा वीडियो में हम लोग देखा था डायनेमिक एलोकेशन के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो भी हैं उसमें एलोहा को डिटेल्स हमने देखा था। आज हम लोग सीएसमा के बारे में देखेंगे और इसका टाइप्स है 1P सीएसमा, नॉन परसिस्टेंट सीएसमा, पी सीएसमा एंड ओपी सीएसमा। इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस आज करेंगे। मैक्स सब लेयर का जो डेफिनेशन है एलोहा में जो बताया था वही यहाँ पे है। द मैक्स सब लेयर इज अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग हाउ डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क गेन access to the shared medium or channel, ensuring that the data is delivered reliably in the correct order or to the correct destination. This layer is essential for facilitating communication over wired and wireless network. वायरलेस और वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क पर किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जहाँ पे मीडिया हमारा शेयर्ड होता है वहाँ कम्युनिकेशन कैसे हो, इसी से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें 3 तरह से हम लोग एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं। फर्स्ट है चैनलाइजेशन, जिसमें एफडीएम है, टीडीएम है, सीडीएम है, हम लोग डिस्कस करते हैं। और कंट्रोल एक्सेस में पोलिंग, रिजर्वेशन एंड टोकन पासिंग। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैंडम एक्सेस और डायनेमिक एलोकेशन, जिसमें एलोहा डिस्कस कर चुके थे। अभी हम सीएसमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में सीएसमा सीडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीएसमा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बेसिक प्रॉपर्टीज इसके होते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल फ्रेम्स आर फॉरवर्डेड टू द चैनल। यदि हमारा चैनल फ्री हो, अवेलेबल हो, तो फ्रेम को हम फॉरवर्ड करते हैं चैनल पे। सीएसमा सेंस द कैरियर और चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग। सीएसमा कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के पहले शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करता है कि वो फ्री है या नहीं है। यदि फ्री नहीं है तो वेट करेगा, अदरवाइज वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। जैसा कि एलोहा में हम लोग जानते हैं कोई भी नोड अपना डेटा ट्रांसमिशन करने के पहले शेयर्ड मीडिया को सेंस नहीं करती। जब भी उनको मर्जी हो, जैसे भी मर्जी हो, जिस वक्त भी उनको ज़रूरत है वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन ज़्यादा हो रहे थे। उसी प्रॉब्लम को इस सीएसमा में रिमूव किया गया। वैसे एलोहा में 2 तरह से हम लोग काम कर रहे थे, एक प्योर एलोहा, दूसरा स्लॉटेड एलोहा। प्योर एलोहा की एफिशिएंसी 18% आउट ऑफ 100 और 36% स्लॉटेड का था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आउट ऑफ 100 36 फ्रेम्स केवल ट्रांसमिट हो रहे हैं और रिमेनिंग हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं। तो इसी से बचने के लिए ये न्यू नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल बना सीएसमा, कि कोई भी डेटा यदि ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो भी नोड है वो यदि डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो पहले जो शेयर्ड मीडिया है उसको सेंस करे कि फ्री है या नहीं। यदि है तो ट्रांसमिट करे और नहीं है तो वेट करे। और इसमें कैरियर को सेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर की होगी। जिस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है वही नोड कैरियर को, शेयर्ड मीडिया को सेंस करेंगे, डेस्टिनेशन और अदर नोड्स नहीं। द चांसेज ऑफ कोलिजन आर लेस देन इन एलोहा। जो यहाँ पे कोलिजन के चांसेज है एलोहा से कम होगा। स्टिल देयर कैन बी कोलिजन ड्यू टू द प्रोपगेशन डिले। यहाँ पर एलोहा में कोलिजन बहुत अधिक था, उसी को मिनिमाइज करने के लिए ये सीएसमा आया हमारा। और इस सीएसमा में एलोहा से कम कोलिजन होगा, लेकिन कोलिजन नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रोपगेशन डिले होता है और इस प्रोपगेशन डिले की वजह से हमारा कोलिजन हो सकता है। ये प्रोपगेशन डिले क्या है? मान लें कि ये हमारा शेयर्ड मीडिया है, इसको हम शेयर्ड मीडिया कहते हैं।
ये मेरा शेयर्ड मीडिया है जिस पर बहुत सारे नोड कनेक्टेड होंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 नोड लिया है, नोड 1 और नोड 2। नोड 1 कनेक्टेड है और नोड 2 भी कनेक्टेड है। नीचे की लाइन हमारा शेयर्ड मीडिया है जिसको हमने रेड से यहाँ पे लिख करके दिखाया है। और इनके बीच जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने में नोड 1 या नोड 2 को 5 मिनट्स का समय लगता है। यदि हम डेटा को ट्रांसमिट करें नोड 1 से नोड 2 या नोड 2 से नोड 1, तो जो भी डेटा है उसको ट्रांसमिट होने में 5 मिनट्स का समय लगता है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे ये 5 मिनट्स नहीं, ये नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे मिनट्स में यूनिट ले रहे हैं। यूनिट जो भी हो, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो भी है, that depends upon the bandwidth and the distance between the two nodes। तो हमारा यहाँ पे हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि नोड 1 से नोड 2 के बीच जो डिस्टेंस है उसकी वजह से डेटा यानी कि फ्रेम या बिट को ट्रांसमिट होने में एक बिट सपोज यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं, तो इस बिट को नोड 1 से नोड 2 तक जाने में 5 मिनट्स का समय लगता है। यदि नोड 1 ने 7 AM में अपना बिट ट्रांसमिट किया, अपना डेटा ट्रांसमिट किया, तो ऑब्वियसली 7.05 में नोड 2 को मिल जाएगा और यहाँ किसी तरह का कोलिजन नहीं होगा। हमारा डेटा करेक्ट फॉर्म में नोड 2 को मिल गया। अब यदि कुछ ऐसा हो कि नोड 1 7 AM में अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे और नोड 2 7.3 मिनट्स में अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिए। यदि ये डेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये डेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 7.3 AM तक नोड 1 का डेटा सपोज करें इस पोजीशन तक पहुंच रहा है और 7.3 में जो डेटा आया वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब इन दोनों का कोलिजन इसके बीच में कहीं पर होगा। सपोज करें यहाँ पर ये दोनों कोलाइड कर गए, तो कोलिजन ये क्यों हुआ? ये कोलिजन इसलिए हुआ कि यदि नोड 1 का नोड 1 से नोड 2 ट्रांसमिट करने का टाइम यदि 5 मिनट्स है और नोड 1 ने 7 AM में ट्रांसमिट किया, तो यदि नोड 2 7.05 AM के बाद ट्रांसमिट करते तो ये कोलिजन नहीं होता, लेकिन 7.05 के पहले उन्होंने 7.03 में ही डेटा को ट्रांसमिट किया, जिसकी वजह से ये कोलिजन हुआ। और ये जो टाइमिंग थी ये डिस्टेंस की वजह से प्रोपगेशन डिले कहलाएगा, यानी कि इस नोड 1 से नोड 2 तक डेटा को ट्रांसमिट होने में डिस्टेंस की वजह से जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। और इस प्रोपगेशन डिले की वजह से ही हमारा कोलिजन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द चांसेज ऑफ कोलिजन आर लेस देन एलोहा। एलोहा से इसके चांसेज कम है, स्टिल देयर कैन बी कोलिजन ड्यू टू द प्रोपगेशन डिले, और वही यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे 1 persistent CSMA, नॉन persistent CSMA, P persistent CSMA एंड O persistent CSMA। एक एक कर हम सारे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोलिजन का और भी रीजन हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोपगेशन टाइम के पहले यदि किसी ने डेटा ट्रांसमिट किया तो किस तरह से कोलिजन होता है। इसी का यहाँ पे हम एक फिगर लिए हैं। प्रोपगेशन टाइम क्या है, जिसको हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं। प्रोपगेशन टाइम को हम टी स्टैंड्स फॉर टाइम और पी प्रोपगेशन। तो ये प्रोपगेशन टाइम है। इट इज द टाइम टू प्रोपगेट और मूव अ सिंगल बिट फ्रॉम द सोर्स स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन, यदि हमारा ये शेयर्ड मीडिया है और इस पर हमारा कोई नोड दिया हुआ है ए और दूसरा हमारा नोड बी है,
नोड ए बी सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, और इसके पास कोई डेटा है। तो चूंकि ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, इसलिए यहाँ पर जो भी डेटा होगा इसको हम फ्रेम कहेंगे। और फ्रेम हमारा क्या होता है, सेट ऑफ बिट्स होते हैं। यदि हमारे पास ए के पास कोई फ्रेम है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स की संख्या यदि 3 हो, तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, 1 0 1। ये हमारे 3 बिट का एक फ्रेम है ए के पास, जिसको कि वो ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। और ए से बी का जो प्रोपगेशन टाइम है वो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ इस तरह से, जिसको हम टीपी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस फ्रेम के एक बिट को, यानी इस वन को ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इस सिंगल बिट को जो भी टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। और इस पूरे फ्रेम को ट्रांसमिट करने में जो भी टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम, और टीटी, और इसी को हम टीएफ से भी डिनोट करते हैं, जो और आगे चल करके सीएसमा सीडी में कंप्लीट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट केवल रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं कि एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक बिट को सेंड करने का जो टाइम होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 4 स्टेशन लिया है, ए बी सी एंड डी, और इसकी टाइमिंग को हम टॉप टू बॉटम दिखा रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि ए से बी तक डेटा ट्रांसमिट करने का जो प्रोपगेशन टाइम है एक बिट का, वो 5 है, और बी से सी तक के एक बिट को ट्रांसमिट करने का प्रोपगेशन टाइम 10 यूनिट्स है। ये यूनिट माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मिनट्स, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में होंगे। और यहाँ पर जो इसका ट्रांसमिशन प्रोपगेशन टाइम है वो 5 है। अब यदि कोई नोड ए अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, सपोज के 7 AM में इन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, तो 7 AM में यदि ये अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो उस केस में इसके एक बिट को बी तक पहुंचने में 7.5 या 05 टाइम लगेगा। लेकिन यदि वो सी तक पहुंचना चाहते हैं तो 5 + 10 715 में इनका बिट यहाँ पे पहुंचेगा, सिंगल बिट, जिसको कि हम प्रोपगेशन टाइम कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो चूंकि ये नोड ए का है, T1 से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो T1 का प्रोपगेशन टाइम हो गया T1P 7.15, और यही बिट डी पर यदि पहुंचते हैं तो इनका प्रोपगेशन टाइम ऑन डी 7.20 होगा। ये हमारा ट्रांसमिशन है, सिंगल बिट का ट्रांसमिशन है फ्रॉम ए टू बी सी एंड डी। बी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट शो किया है। यदि बी पर ये इसका हम प्रोपगेशन टाइम देखें तो 7.05 होगा, और इसी बिट को सी तक पहुंचने में 7.15 यूनिट का टाइम लगेगा, और डी पर पहुंचने में 7.20 लगेगा। अब इस बिट को यदि इसके फ्रेम में सिंगल ही बिट हो तो इसका ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा 7 बजे इन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, और यदि ये डेटा अपना सी पर सेंड करना चाहते हैं, सपोज करें हमारा सी पर, ये मेरा सोर्स है और सी मेरा डेस्टिनेशन है, ये हम सपोज कर लें, तो 7 AM में इन्होंने अपना बिट सेंड किया। इनका प्रोपगेशन टाइम 7.15, और चूंकि सिंगल बिट है, यही फ्रेम में है, तो इनका ट्रांसमिशन टाइम भी 7.15 होगा। यही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नोड ए के एक बिट को सेंड करने का जो टाइमिंग है वो 7 AM है, और इसका ट्रांसमिशन टाइम, यानी इसके फ्रेम में एक ही बिट हो तो कंप्लीट बिट को ट्रांसमिट करने में इनका टाइमिंग 7.15 होगा, जो सी पर पहुंच जाएगा। यदि डेस्टिनेशन मेरा डी होता तो उस केस में इसी बिट को यहाँ पहुंचने में 7.20 यूनिट का टाइम लगता। अब इस जगह पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सपोज ये अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, चूंकि सीएसमा की बात है और ये प्रोपगेशन डिले की वजह से
हमारा कोलिजन हो सकता है। वही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि 7 AM में हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ और C पर पहुंचने का इसका प्रोपगेशन टाइम 7.15 है। लेकिन सीएसमा का काम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी डेटा को ट्रांसमिट करने के पहले कैरियर को सेंस कीजिए। तो चूंकि 7 बजे ए ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया और सी तक पहुंचने में इसको 7.15 यूनिट टाइम लगेंगे। 5 + 10 दैट इज 7.15 AM में इनका डेटा पहुंचेगा सी पर। लेकिन 7.12 AM में ही सी ने कैरियर को सेंस किया, चूंकि इनका बिट अभी यहीं तक पहुंचा है। 7.12 में मान लीजिए कि ये यहीं तक पहुंचा है, तो इस वक्त जब सी ने अपना कैरियर को सेंस किया तो उस वक्त देखा कि भाई कैरियर पर तो किसी तरह का कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं है। उन्होंने कैरियर को फ्री समझा और 7:12 AM में उन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया। अब ये डेटा यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये डायरेक्शन में इधर से आ रहा है तो ऑब्वियसली 7.12 किसी इस लोकेशन में कहीं पर वो कोलाइड करेगा इसके बिट से, और ये कोलिजन होने का पता सी को कब चलेगा कि भाई मेरा जो बिट है वो कोलाइड हो गया। तो सी को पता चलेगा 7.15, चूंकि कोलिजन के बाद ये आ रहा है और इस कोलिजन के बाद जो हमारा कैरियर है वो सेंस होगा 7.15 में। तो सी को 7.15 में पता चला कि भाई मेरा जो डेटा ट्रांसमिट हुआ था वो कोलाइड हो गया और उन्होंने अपना ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर दिया। लेकिन ए को कैसे पता चलेगा? तो चूंकि यहाँ से ए से सी तक का प्रोपगेशन टाइम 7.15 है, तो यदि यहाँ से 7.15 से हम चलते तो 7.30 में यहाँ पर हमारा ए को पता चलता। लेकिन चूंकि 12 में ये भेज रहे हैं, 7.15 में अपना डेटा नहीं ट्रांसमिट करके उसके पहले ही ट्रांसमिट कर दिया। तो 7.12 से ये 10 यूनिट टाइम इधर और 5 यूनिट टाइम इधर, 10 + 5 15, 7.12 में 15 को ऐड कर दें तो ये कोलिजन का सेंस ए को पता चलेगा 7.27 AM में। अब ए को पता चला कि जो हमने बिट भेजा था वो तो कोलाइड हो गया और ये 7.27 में अपना जो ट्रांसमिशन है उसको अबॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि ए का ट्रांसमिशन टाइम तो था हमारा 7.15, 5 + 10, लेकिन 7.12 में ही सी ने अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू किया, जिसकी वजह से हमारा बिट कोलाइड हुआ और कोलाइड होने के बाद कोलिजन का पता सी को कोलिजन का पता चला 7 AM में और ए को पता चला कोलिजन का 7.27 AM में। और यहाँ पर 7:15 के बाद सी अपना ट्रांसमिशन रोक देंगे और एक रैंडम टाइम तक वेट करेंगे कि भाई चैनल फ्री होगा फिर हम ट्रांसमिट करेंगे। ए 7:27 में पता चलेगा कि मेरा जो बिट था वो कोलाइड हो गया और वो 7:27 के बाद अपना जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको अबॉर्ट कर देंगे। इस 7.12 का यदि डी पर ट्रांसमिशन होता तो 7.12 में इन्होंने सेंड किया और 5 यूनिट टाइम हमको चाहिए, C2D का प्रोपगेशन टाइम है, तो 7.12 दैट इज 12 + 5 7.17 ये हमारा 2p का प्रोपगेशन टाइम होगा, यानी C के प्रोपगेशन टाइम 7.17 तक है। तो 7.12 में ये ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं और वो बिट पहुंचता है 7.17 में। यदि सिंगल बिट ही उनके फ्रेम में है तो उनका ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा 7.17 यानी कि TP 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा प्रोपगेशन डिले की वजह से कोलिजन्स होते हैं किसी भी सीएसमा में। और सीएसमा का मीनिंग होता है कि भाई आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, एलोहा में
कैरियर को सेंस किए बगैर आप डेटा को ट्रांसमिट कर दीजिए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी घट रही थी और कोलिजन ज़्यादा हो रहे थे। थ्रूपुट और आउटपुट हमारा मिनिमम हो रहा था एलोहा में। लेकिन अब क्या है कि ए और बी अपना डेटा ट्रांसमिट करने के पहले वो इस शेयर्ड मीडिया को सेंस करते हैं, और ये शेयर्ड मीडिया को सेंस करने के लिए हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। ये पूरे चैनल को नहीं सेंस करके ये इस पॉइंट पर सेंस करते हैं जहां से ये कनेक्टेड है, और ये इस पॉइंट पर सेंस करेंगे। तो यदि डेटा बीच में कहीं पर है यहाँ पर, तो ए और बी दोनों इस कैरियर को यदि इस बीच में सेंस करते हैं तो दोनों को फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस सीएसमा का काम सिर्फ ये होता है कि आप जिस पॉइंट पर कनेक्टेड हो सिर्फ उस पॉइंट पर चेक करो कि जिस वक्त आपको डेटा ट्रांसमिट करना है उस वक्त ये चैनल फ्री है या नहीं। और इसी वजह से चूंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का प्रोपगेशन टाइम भी होता है, प्रोपगेशन डिले होता है। प्रोपगेशन डिले की वजह से जब ये ट्रांसमिट किया और ये डेटा कहीं बीच में हो और उसी समय यदि बी ने कैरियर को सेंस किया तो उसे फ्री मिलेगा, और इसने भी यदि अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो ऑब्वियसली ये दोनों डेटा यहाँ पर किसी जगह पे कोलाइड कर जाएंगे। इसी प्रोपगेशन डिले की वजह से कोलिजन होते हैं, और यदि कोलिजन हुआ तो दोनों का डेटा ट्रांसमिशन एबॉर्ट हो जाएगा। तो एलोहा में कोलिजन ज़्यादा था, उस कोलिजन को इस कैरियर सेंस से हमने मिनिमाइज तो किया, लेकिन 100% कोलिजन को हम रिमूव नहीं कर पाए। और इस कोलिजन का देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक फिगर में कंप्लीट दिखाने की कोशिश किया है। अब इसके टाइप्स दिए हुए 1 persistent सीएसमा। 1 persistent सीएसमा का काम क्या होता है? वैसे तो सारे सीएसमा पहले कैरियर को सेंस करेंगे देन ट्रांसमिट करेंगे। यदि कैरियर फ्री हो तो डेटा ट्रांसमिशन होगा, और यदि कैरियर फ्री नहीं हो तो वो जब तक फ्री नहीं होता है सेंस करने की कोशिश करेंगे। तो कैरियर सेंस में यहाँ पर हमने दिखाया कि किसी नोड को यदि डेटा ट्रांसमिट करना है तो पहले वो कैरियर सेंस करते हैं इस चैनल बीजी। यदि चैनल बीजी है तो वो फिर से कैरियर को सेंस करेंगे, यानी कंटिन्यूअसली वो कैरियर को चेंज कर रहे हैं। कब सेंस कर रहे हैं, कब तक सेंस करेंगे? ये कब तक सेंस करेंगे? जब तक कि वो कंप्लीट, जब तक कि वो उनको चैनल फ्री नहीं मिल जाता है। तो जैसे चैनल बीजी मिला ये कैरियर को सेंस कर रहे हैं। यहाँ पे एक लूप है, और जैसे ही हमारा चैनल फ्री हुआ तो बिजी नहीं है, यानी चैनल हमारा फ्री हुआ, तो ये नोड अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे विथ परसिस्टेंट 1, विथ परसिस्टेंस p इक्वल टू 1। यहाँ पे p इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े होंगे कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। 0 to 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, 1 का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। जैसे यदि हम कहें कि भाई किसी स्टूडेंट के पास होने की संभावना कितनी है, यदि वो बहुत अच्छा पढ़ने में है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमेशा 80-90 से ऊपर ला रहा है, तो हम कहें कि इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन जो हर CIA में फेल कर रहा है, हर एक टेस्ट में फेल कर रहा है, अब उसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई 0 और 1 के बीच में होगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल ही वो यदि स्टूडेंट डल है तो उसको हम 0 कह सकते हैं कि उसके पास होने की संभावना बहुत कम है। यदि हर टेस्ट में उसका फेल किया है तो फाइनल टेस्ट में भी वो फेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हम मान करके चलते हैं। ठीक यही चीज है कि हर नोड यहाँ पर कैरियर को सेंस करते हैं, और कैरियर यदि फ्री मिलता है
तो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ यानी p इक्वल टू 1 के साथ वो अपना फ्रेम को डेटा को कैरियर पर ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रोपगेशन डिले वो डेटा मेरा कोलाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 100% हमारा कोलिजन फ्री नहीं है। और ये चीज हम इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि प्रोपगेशन डिले की वजह से हमारा ट्रांसमिशन होगा, लेकिन हर नोड यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ये अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे। 100% प्रोबेबिलिटी की वजह से ही p की वैल्यू 1 है। सेंड फ्रेम विथ p इक्वल टू 1, और जैसे ही कोलिजन होगा, जो ऊपर हमने दिखाया फिगर में कि जैसे ही कोलिजन होगा एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नैक का, और इस नैक एक्नॉलेजमेंट से अब उस नोड को पता चल गया कि हमने जो डेटा ट्रांसमिट किया था, यदि नैक मिला है तो इसका मतलब है कि हमने जो डेटा ट्रांसमिट किया वो कहीं कोलाइड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब वे क्या करेंगे, कोलिजन नैक मिल गया, नो नैक नहीं मिलके एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका मतलब है मेरा डेटा ट्रांसमिट हो चुका, और नैक मिल गया इसका मतलब कि नो एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यदि मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा कोलाइड हुआ है, और वो एक रैंडम पीरियड तक वेट करेंगे, और रैंडम पीरियड तक वेट करने के बाद फिर से वो कैरियर को सेंस करेंगे और कंटिन्यूअसली सेंस करते रहेंगे। यही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोई भी नोड जिसके पास डेटा ट्रांसमिट करना है वो कैरियर को कंटिन्यूअसली सेंस कर रहे हैं, फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है, नो बिजी है, वो सेंस करते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर लूप में हम दिखा रहे हैं। बिजी है, जैसे ही वो फ्री हुआ वो अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जिस नोड को ट्रांसमिशन करना है वो कैरियर को कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं, जैसे ही फ्री मिल रहा है वो 100% p इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने लिख रखा है p इक्वल टू 1 यानी 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ये मान करके कि मेरा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि वो कोलाइड होता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आया इसका मतलब है कि डेटा मेरा परफेक्टली ट्रांसमिट हो चुका है करेक्ट टाइम में, और नैक मिल गया इसका मतलब कोलाइड हुआ तो वो फिर से वेट करेंगे रैंडम अमाउंट टाइम तक, और वो फिर से कैरियर को सेंस करना शुरू कर देंगे, और कंटिन्यूअसली वो इस साइकिल को, इस लूप को रिपीट करेंगे, जैसे ही फ्री मिलेगा फिर से वही काम दोहराएंगे। यही चीज यहाँ लिखा हुआ, कंटिन्यूअसली चेक द चैनल, if the channel is free, that is no transmission is happening, then the sensing node sends the frame on the channel with probability 1, that is p equal to 1। ऊपर आपको हमने पहले ही बता रखा था कि जिस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है वही नोड कैरियर को सेंस करेंगे। तो सेंडिंग नोड विल सेंस द चैनल। If the channel is busy, that is another node is transmitting, the sensing node continues to sense the channel until the channel becomes free। ये जो लूप दिखाया गया है। Collision due to longer propagation delay। अब ये longer propagation delay की वजह से collision होगा तो neck मिलेगा, negative acknowledgement मिलेगा, negative acknowledgement मिला, फिर से हम एक random टाइम तक वेट करेंगे, और सेम फ्रेम को कैरियर को हम सेंस करेंगे, और सेम फ्रेम को जैसे ही फ्री होगा हम ट्रांसमिट करेंगे। सुटेबल फॉर ये सियस्मा 1 persistent सियस्मा छोटे नेटवर्क में काम अच्छा कर सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस और वैन वगैरह में ये सुटेबल नहीं है। इफ अ कोलिजन ऑकर्स द नोड मस्ट स्टॉप ट्रांसमिटिंग एंड वेट फॉर द रैंडम पीरियड, और ये रैंडम पीरियड तक वेट करेगा। ये रैंडम पीरियड कुछ भी हो सकता है, रैंडम पीरियड कोई 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट पड़ते हैं। अब जैसे मान ले कि हमारा ये नोड है और ये डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं किसी नोड को,
यदि इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर अभी जो है सो कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है किसी नोड का, उन्होंने सेंस किया, देखा भाई यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, तो रैंडम अमाउंट टाइम वो वेट करेंगे। अब रैंडम अमाउंट टाइम 3 यूनिट्स का भी है। अब मान लें कि 3 की जगह वो 30 मिनट्स तक के लिए अपना ट्रांसमिशन रोक दिए, और 30 मिनट्स के पहले 5 मिनट में ही यदि ये चैनल हमारा फ्री हो जाता है और इस बीच किसी और ने डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, 30 यूनिट टाइम के बाद जब ये फिर से ट्रांसमिट करेंगे तो बीच में 25 मिनट्स का जो टाइम है वो मेरा वेस्ट जाएगा। इसलिए इसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोलिजन होता है। कोलिजन क्यों होता है? वो प्रोपेगेशन डिले की वजह से होता है, जिसको कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। Then next है non persistence ESMA. Carrier sensing, a node that wants to transmit checks the channel whether it is free or busy. If the channel is free, the node immediately starts transmitting. If the channel is not free, the node does not immediately attempt to transmit. Instead, it waits for a random period before rechecking the channel. तो यहाँ पर केस क्या है, ऊपर वाले वन परसिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। यहाँ जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये मेरा नोड है, हम कंटिन्यूअसली चेक नहीं कर रहे हैं। इस नोड ए ने इस पॉइंट पर कैरियर को सेंस किया, इसने बिजी पाया। अब ये रैंडम टाइम तक के लिए अपने को वेट करेंगे कि भाई हम इतने मिनट के बाद, अब ये रैंडम टाइम क्या होगा, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट्स भी हो सकता है। यदि यहाँ पे अभी सेंस किया, यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा था और 1 मिनट के बाद यदि ये ट्रांसमिशन ओवर हो जाता है और इन्होंने 2 मिनट में यदि रैंडम टाइम लिया है, तो सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पे वेस्टेज जाएगा। लेकिन 1 मिनट में यदि ये ट्रांसमिशन ओवर हो जाता है और इन्होंने 20 मिनट्स का वेटिंग टाइम ले लिया, तो 19 यूनिट्स टाइम ये चैनल हमारा आइडियल होगा यदि किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो। इफ द चैनल इज नॉट फ्री, द नोड डज नॉट इमीडिएटली अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट, इंस्टेड इट वेट्स फॉर अ रैंडम पीरियड। और ये रैंडम पीरियड सुटेबल होना चाहिए। काफ़ी यदि बड़ा हो गया तो बीच में हमारा चैनल आइडियल हो सकता है। रैंडम बैकअप, व्हेन द चैनल इज बिजी in non-persistence ESMA, the device does not try again immediately, rather it waits a random period, commonly known as backup period. अब ये बैकअप पीरियड क्या होता है, इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। बिफोर रीचेकिंग द चैनल, आफ्टर दिस arbitrary waiting period, the gadget transmits if the channel is empty, or node transmits if the channel is empty. Then transmission, if the channel is free, when the node checks, इट विल ट्रांसमिट इट्स फ्रेम इमीडिएटली। लेकिन यदि हम यहाँ पे सेंस किया कि भाई चैनल फ्री है और ये अपना डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं। कोलिजन हैंडलिंग, अ कोलिजन हैपेंस व्हेन टू नोड्स डिटेक्ट दैट द चैनल इज फ्री एंड ट्राई टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। अब यहाँ से केस क्या हो सकता है, ए और बी के पास डेटा है, 7 AM में दोनों ने सेंस किया कि भाई चैनल हमारा फ्री है। अपने अपने लोकेशन पर इन्होंने चेक किया कि हाँ भाई चैनल फ्री है, और जैसे ही चैनल फ्री हुआ इन्होंने भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया और इन्होंने भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो यहाँ पे कोलिजन होगा। आफ्टर दैट बोथ नोड्स विल स्टॉप सेंडिंग, और जैसे ही ये ट्रांसमिशन करेंगे दोनों, तो प्रोपेगेशन डिले की वजह से ये कोलिजन होगा, और कोलिजन हुआ तो दोनों अपना ट्रांसमिशन रोक देंगे और एक रैंडम टाइम जो ये लोग अपना डिसाइड करेंगे, ये कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट्स, कोई 20 मिनट्स, जो भी है, एंड वेट फॉर फिक्स पीरियड बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट टू द चैनल वंस मोर। फिर से ट्रांसमिट करने के पहले ये लोग
वो एक रैंडम टाइम तक वेट करेंगे। अब इसमें जिसका कम टाइम होगा वो पहले ट्रांसमिट कर देंगे। इसका ग्राफ हम लोग इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। नॉन परसिस्टेंट सीएसमा कैसे काम करता है। कैरियर सेंस द चैनल, ये चैनल को सेंस करेंगे, बिजी है, वो एक रैंडम पीरियड तक वेट करेंगे, जबकि वन परसिस्टेंस में वो कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं है। सेंस एंड वेट रैंडम पीरियड, नोड ने सेंस किया शेयर्ड मीडिया हमारा बिजी है, वेट करेंगे एक सर्टेन टाइम तक, जबकि इसके पहले वाले केस वन परसिस्टेंस में वो कंटिन्यूअसली चेक कर रहे थे। यहाँ पर ये हमारा नोड था, कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं, फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है नहीं है फ्री है, जैसे ही फ्री हुआ वो ट्रांसमिट कर दे। लेकिन यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ कुछ और है। वो वेट कैरियर को सेंस किए, पता चला भाई बिजी है एक सर्टेन टाइम, जो भी वेट सर्टेन टाइम डिसाइड किया गया हो, सर्टेन टाइम वेट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वेट करेंगे, जैसे ही फ्री हुआ वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, जबकि और बाकी सारी चीज़ें वही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज यही हो जाता है कि वो एक इमीडिएट ट्रांसमिशन करने के बजाय यहाँ पे एक रैंडम अमाउंट तक वो वेट करेंगे, और जैसे ही फ्री होता है वो फिर से परसिस्टेंट वन सीएसमा यानी 100% प्रोबेबिलिटी के साथ अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इन केस यदि वो डेटा कोलाइड करता है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, तो फिर से वो रैंडम अमाउंट तक वेट करेंगे, और रैंडम अमाउंट तक वेट करने के बाद फिर वो इस लूप में आएंगे। तो यहाँ ये सिर्फ डिफरेंस यही है कि इस जगह पर एक वेटिंग लगा हुआ है, जबकि बाकी सारी चीज़ें वही हैं। वन परसिस्टेंस में आपका ये यहाँ पे कंटिन्यूअस चेकिंग हो रहा था, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चेकिंग के बजाय रैंडम अमाउंट टाइम के बाद वो वेट कर रहे हैं, और कोलिजन के बाद जो केस वहाँ पे था वही केस यहाँ भी है। यदि कोलिजन नहीं हुआ, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो डेटा मेरा ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पी परसिस्टेंस सीएसमा। The device does not necessarily send immediately as in one persistent. One persistence में continuously चेक करते रहते हैं और वेट फॉर अ रैंडम बैकअप पीरियड, और जब कोलिजन होता है तब रैंडम पीरियड तक हम लोग वेट करते हैं। एज इन नॉन परसिस्टेंट सीएसमा जो हमारा केस होता है, उसमें हम कंटिन्यूअसली चेक करने के बजाय रैंडम अमाउंट तक वेट करते हैं, फिर सेंस करते हैं, फिर वेट करते हैं, जैसे ही फ्री होता है डेटा ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो वन परसिस्टेंट और सीएसमा परसिस्टेंट, वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट दोनों में सेम है। When the channel becomes ideal in this variant of CSMA as an alternative, P persistent CSMA strikes a balance between the immediate transmission of one persistent. वन परसिस्टेंट में जो हम इमीडिएटली ट्रांसमिट कर रहे थे अब वो नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग मैकेनिज्म यूज करेंगे, और नॉन परसिस्टेंस में हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक को यूज किया था, लेकिन वो भी मेरा प्रॉपर कोलिजन फ्री नहीं मिला। कैरियर सेंसिंग होगी, अ नोड दैट वांट्स टू ट्रांसमिट चेक्स द चैनल वेदर इट इज फ्री और बिजी। इफ द चैनल इज फ्री, नोड starts transmitting with a certain probability p। अब यहाँ पर है कि आपका एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब फ्रॉम 0 to 1। अब यदि इस 0 to 1 में हम 10 डिवीजन डिवाइड कर दें तो 0.1, 0.2, 0.3 इतने अमाउंट तक वो वेट करते हैं। इस अमाउंट पीरियड में ही वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्लॉट में है। If the channel is not free, the node does not attempt to transmit. Instead, it waits for the channel free. और चैनल फ्री जैसे ही होगा वो अपने स्लॉट में ट्रांसमिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर देंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरा नोड है, इधर भी हमारा नोड है, ये दूसरा नोड है,
और ये मेरा चैनल है। नोड ए इसको सेंस कर रहे हैं, कैरियर फ्री है, नो, फिर से सेंस किया, नो, फिर सेंस किया, नो, अब इस बार सेंस किया, फ्री मिल गया। जैसे ही फ्री मिला नॉन परसिस्टेंस में या वन परसिस्टेंस में, जैसे ही फ्री मिला डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये केस नहीं है, ये यहाँ पर वेट किए, कैरियर जैसे फ्री मिला, ट्रांसमिट करने के बजाय यहाँ स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 2 और 3 एंड सो ऑन। अब यदि इस जैसे ही चैनल फ्री हुआ, ये फिर इस स्लॉट में चेक करेंगे कि भाई एक रैंडम अमाउंट, जैसे आप किसी कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। इसी तरह से यदि आपने डायस को यदि टॉस कर दिया तो वहाँ पे 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब उसमें 2 आने की संभावना कितनी है ये निकालना होगा। तो ये हम एक बार टॉस किया, 2 नहीं मिला, दूसरी बार टॉस किया, 2 नहीं मिला, तीसरी बार टॉस किया, नहीं मिला, हो सकता है चौथी बार में टॉस करने पर हमारा 2 मिल गया। तो इसी तरह से यहाँ पर काम करते हैं कि चैनल फ्री होने के जैसे ही चैनल फ्री हुआ, इमीडिएट डेटा ट्रांसमिशन करने के बजाय एक रैंडम अमाउंट, जिसको कि आउटकम हम लोग कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में इसको आउटकम कह सकते हैं, आउटकम चेक करते हैं, निकालते हैं। और वो आउटकम यदि डायस की तरह 2 पर हमारा दिया हुआ है, तो अब इस जगह पे 6 स्लॉट बने हुए हैं। इस 6 स्लॉट में 2 के आने की संभावना हम देखेंगे। पहली बार हमने अटेम्प्ट किया, हमारा 3 आ गया, मेरा स्लॉट नहीं है, मेरा स्लॉट नहीं है, वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे। फिर से वो कंटिन्यूअसली कैरियर को सेंस करेंगे, सेंस कर रहे हैं, जैसे ही फ्री मिला फिर से वो अपना आउटकम निकालेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिसाइडेड है कि नोड नंबर ए ये प्रोबेबिलिटी 2 पे काम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 2 पे काम करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी 2 आउटकम में आएगा उस स्लॉट में वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे, अदरवाइज फिर से वो कंटिन्यूअसली वेट करेंगे। तो इस तरह से पी परसिस्टेंस यसमा 1 परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से काम करता है ताकि एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकें। और यहाँ पर ये स्लॉट की तरह एक काम कर रहा है। और ये स्लॉट कितना हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में रखते हैं और ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। यदि आउटकम हमारा ए के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, बी के लिए जितने भी नोड्स हैं इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी फिक्स की हुई है किसी मास्टर के द्वारा, किसी मास्टर कंट्रोलर के द्वारा। और जैसे ही कैरियर फ्री होता है, हर एक अपना अपना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और ये प्रोबेबिलिटी उस फिक्स किए हुए प्रोबेबिलिटी से लेस और इक्वल होता है, तो उस स्लॉट में वो अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, अदरवाइज फिर से वेट करते हैं। ये यहाँ पर सिनेरियो। ट्रांसमिशन, इफ द चैनल इज फ्री द नोड ट्रांसमिट इट्स फ्रेम विथ प्रोबेबिलिटी पी। अब ये प्रोबेबिलिटी पी निकालना होगा और यदि वो प्रोबेबिलिटी मैच करता है पहले से डिसाइडेड प्रोबेबिलिटी से, तब डेटा ट्रांसमिट होगा। इफ द नोड डज नॉट ट्रांसमिट, it fails to transmit on its first attempt, it waits until the channel is free and tries to transmit again with the same probability p. Probability इनका fixed है। Collision handling, a collision happens when two nodes detect the channel is free and transmit at the same time. After that, both nodes will stop sending and wait for a random period before attempting to retransmit. Random backup time, यहाँ भी if a node does not transmit after a few attempts, it may enter into the backup phase to avoid congestion and allow other nodes. पी परसिस्टेंस यसमा का ये हमारा फ्लो चार्ट है। अप्लाइड ऑन स्लॉटेड चैनल, जैसा प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने आपको बताया कि
पी परसिस्टेंस एक स्लॉटेड बेस्ड ट्रांसमिशन है और इसका स्लॉट क्या है, तो भाई प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि दो चीजें निकालती है, किसी आउटकम के होने की संभावना को पी से डिनोट करते हैं मैथ में, और नहीं होने की संभावना को क्यू से दिखाते हैं। और पी प्लस क्यू पढ़े होंगे मैथ में, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो यदि पी का वैल्यू हमारा 0 है तो ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि यदि पी हमको मालूम हो, पी सपोज यदि 0.2 है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, पी प्लस क्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस पी यानी 0.8। ये चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है आउटकम की जो वैल्यू होगी वो पी है, और इसके नहीं होने की संभावना क्या होगी, क्यू होगी, जो कि 1 माइनस पी होगा। ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स में आप पढ़े होंगे पी प्लस क्यू प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को सम 1 के इक्वल होता है। तो यदि एक पता है तो दूसरा हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो किसी नोड के ट्रांसमिशन सक्सेस हो उसकी प्रोबेबिलिटी यदि p है तो ना ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, q इक्वल टू 1 माइनस पी। इसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। Applied on slotted channel, if the channel is free then it transmit a frame within a slot time with probability p and it differs with the probability। यदि उसका आउटकम p से मैच नहीं किया तो वो फिर से 1 माइनस पी टाइम तक वेट करेंगे। ये चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, ये हमारा नोड है जो कैरियर को सेंस कर रहा है। इस चैनल फ्री है, यस यस है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आउटकम पी, पी को हम कैलकुलेट करेंगे। इज आउटकम लेस देन इक्वल टू पी, यदि हमारा ये जो फिक्स आउट प्रोबेबिलिटी है उससे लेस और इक्वल है तो हम ट्रांसमिट करेंगे, नहीं है हम फिर से वेट अ स्लॉट, हम लोग अपने स्लॉट के लिए वेट करेंगे। और यदि सक्सेस नहीं हुआ तो फिर से हम कैरियर को सेंस करेंगे और चैनल फ्री है या नहीं है कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं। ये 1 परसिस्टेंट का यहाँ पे केस आ जाता है कि चैनल जब तक फ्री नहीं होता है आप कंटिन्यूअसली चेक कीजिए, लेकिन उसके बाद वहाँ पर 1 परसिस्टेंट में हम इमीडिएटली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली ट्रांसमिशन के बजाय हम अपना आउटकम निकालते हैं और ये आउटकम जो उसके फिक्स प्रोबेबिलिटी से लेस और इक्वल मिलता है तो हम अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, अदरवाइज फिर से वेट करते हैं रैंडम अमाउंट और तब फिर यहाँ कंटिन्यूअसली कैरियर को सेंस करते हैं। यही चीज यहाँ पे दिखाया है कि 1 परसिस्टेंट की तरह हमारा इसमें नोड कंटिन्यूअसली चेक करेंगे, जैसे ही हमारा चैनल फ्री होता है वो अपना आउटकम कैलकुलेट करते हैं और ये आउटकम फिक्स पी से लेस देन इक्वल है यानी उनके टाइम स्लॉट में है तो ट्रांसमिट करेंगे, सेंस एंड ट्रांसमिट विथ प्रोबेबिलिटी आउटकम लेस देन इक्वल टू पी। और यदि ये लेस देन इक्वल टू पी नहीं हुआ तो फिर वो कंटिन्यूअसली चेक करेंगे, अपना फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि उनकी प्रोबेबिलिटी पी से लेस और इक्वल नहीं होता है। इस चीज को समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, इसके बाद फिर इसको हमने यहाँ 2 नोड लिया है, नोड ए एंड नोड बी। ये डिसाइडेड है कि ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। नोड ए ये मेरा शेयर्ड मीडिया है, शेयर्ड मीडिया को नोड ए कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं और जैसे ही ये चैनल हमारा फ्री हुआ, नोड ए अपना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आउटकम पी को कैलकुलेट किया। अब ये पी की वैल्यू 0.2 की जगह पे सपोज आउटकम 3 आया तो ये चूंकि 0.2 है और ए ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो ए की प्रोबेबिलिटी जब तक 0.2 से लेस और इक्वल नहीं होगा अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुआ 0.3, तो ये डेटा अपने इस टाइम स्लॉट में नहीं ट्रांसमिट करने के बजाय वो फिर से कंटिन्यूअसली चेक करेंगे, फिर आउटकम चेक कैलकुलेट करेंगे और उस आउटकम को इससे कंपेयर करेंगे कि क्या 0.2 हुआ, 0.2 और लेस देन है कि नहीं। यदि नहीं हुआ फिर वेट करेंगे और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे कैरियर में दिखाया हुआ है कि ये अपना आउटकम कैलकुलेट करेंगे और P से यदि लेस देन इक्वल है, जो यहाँ पे डिसाइडेड P है, वो P इस आउटकम P से लेस और इक्वल है तो ट्रांसमिशन होगा। ये अपना उस टाइम स्लॉट में अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन यदि ये टाइम स्लॉट में नहीं आया तो फिर वो वेट करेंगे और वेट करने के बाद फिर कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे। यही इसका प्रोसेस है। इन केस यदि सेकेंड दोनों को A और B दोनों को डेटा ट्रांसमिट करना है, दोनों इस कैरियर को सेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली दोनों चेक कर रहे हैं, ये इस जगह पर देख रहे हैं कि फ्री आ गया, तो दोनों इस समय अपना अपना आउटकम कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि ए का आउटकम सपोज 4 आया और बी का आउटकम सपोज 6 आ गया, तो चूंकि दोनों का ये चीज इससे लेस नहीं है और इनका 5 से लेस नहीं है, इसलिए दोनों को फिर से कंटिन्यूअसली चेक करना होगा। और यही केस हमारा 2, 3 जितने भी नोड इसमें कनेक्टेड हैं सबके साथ है, सबकी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विथ प्रोबेबिलिटी P, जबकि 1 परसिस्टेंट में ये प्रोबेबिलिटी 1 था, 100% था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। लास्ट टाइप है O persistent CSMA, minimum collision based on primary secondary node. Transmission order is assigned to each node by the primary और supervisory node. इसमें बहुत सारे नोड होते हैं, उस नोड में एक नोड हमारा मास्टर नोड होता है और ये डिसाइड करेगा कि किस नोड को कब डेटा ट्रांसमिट करना है। यदि कोई ट्रांसमिशन हो रहा हो तो अदर नोड को ये वेट करने के लिए टाइम देगा और जैसे ही चैनल फ्री होता है, यदि नोड 1 नोड 2 को दोनों को ट्रांसमिट करना है, तो अब ये डिसाइड करेगा सुपरवाइजरी नोड कि पहले किसको परमिशन दे, नोड 1 या नोड 2। तो यहाँ डिसाइडेड है कि किस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है, कब ट्रांसमिट करना है, इसलिए यहाँ पर कोलिजन होने की संभावना कम होती है। और जनरली इस तरह का जो केस होता है वो HDLC में भी यही केस है। So this is the last type of CSMA. In next video we will discuss about the CSMA CD. Thanks for watching.